अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड मैनेजर्स। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और मैनेजर इसमें किस तरह से डील करते हैं, उन्हें क्या क्या इश्यूज आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है ये। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ क्या होता है? Globalization, the process whereby national economies and business systems are becoming deeply interlinked with each other. ग्लोबलाइजेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट मुल्कों की इकोनॉमीज जो होती हैं वो इंटरलिंक करती हैं, यानी कि एक दूसरे से मिल जाती हैं। इंडिविजुअली एक कंट्री परफॉर्म नहीं कर रही होती। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक मुल्क में बिजनेस हो रहा होता है, सिर्फ वो आपस में डीलिंग्स कर रहे होते हैं। बल्कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि वो इंटरलिंक्ड होते हैं दूसरे मुल्कों से। आप वहाँ पे अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, उनसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अपना बिजनेस वहाँ शुरू कर सकते हैं, अपना सेटअप एक्सपैंड कर सकते हैं किसी दूसरे मुल्क में जाकर। तो ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन होता है जिसमें डिफरेंट इकोनॉमीज जो होती हैं वो एक दूसरे से मिल जाती हैं, इंटरलिंक कर लेती हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसकी 3 मेन रीजंस हैं कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट वन है द स्प्रेड ऑफ मार्केट बेस्ड सिस्टम। पहली रीजन है ग्लोबलाइजेशन की मार्केट बेस्ड सिस्टम का फैलना। पहले हम देखते हैं कि मार्केट बेस्ड सिस्टम क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। तो मार्केट इकोनॉमी एन इकोनॉमी इन विच बिजनेसेस आर प्राइवेटली ओन्ड एंड प्राइसेस आर सेट बाय द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट इकोनॉमी वो होती है जिसमें जो बिजनेस होते हैं वो प्राइवेटली ओन होते हैं, यानी कि आम लोग उसे ओन कर रहे होते हैं। ठीक है, आम लोगों की ओनरशिप होती है, वो खुद से उनकी डीलिंग्स कर रहे होते हैं, खुद से सारे प्रोसेसेस कर रहे होते हैं। और जो चीज़ों की प्राइसेस सेट होती हैं वो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे होती हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें बिजनेसेस आम लोगों की बजाय जो कंट्री होती है, ठीक है, वो ओन कर रही होती है। ठीक है, इन इकोनॉमी में बिजनेसेस आर ओन्ड बाय द स्टेट एंड प्राइसेस आर सेट बाय द स्टेट प्लानर्स। जो कंट्री होती है, स्टेट होती है, गवर्नमेंट होती है, वो सारे के सारे बिजनेसेस ओन कर रही होती है, तो उसे हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो फर्स्ट रीजन है स्प्रेड ऑफ मार्केट बेस्ड सिस्टम, यानी कि मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी, मार्केट बेस्ड सिस्टम बेसिकली फैला क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी एक इकोनॉमी होती है, वो आपस में ही डीलिंग्स कर रही होती है मोस्टली। तो उसमें क्या होता है कि उनकी कोशिश होती है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ना हो, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट ना हो। ठीक है, जो काम आप अपने मुल्क में कर रहे हैं वो आप अपने मुल्क में ही करते रहें। ठीक है, तो ये बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी का काम होता है। तो जब ये ऐसा करती है तो ये ना तो अपने बिजनेस को ज़्यादा एक्सपेंड कर सकती है। लाइक अगर डिफरेंट लोग बिजनेसेस को ऑन कर रहे हैं तो वो चाहेंगे कि उनका बिजनेस फैले, उनका बिजनेस वो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं, वो मार्केट में कम्पीट करें, अपनी मार्केट में भी कम्पीट करें और इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट करें। ठीक है, तो ये आम लोग ये चाहते हैं। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी जो बेसिकली वो होती है, एक बैरियर क्रिएट कर देती है, वो इस चीज़ को रोकती है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को। तो हुआ क्या कि जो डिफरेंट मुल्क थे, जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज थी, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर गई मार्केट बेस्ड सिस्टम की तरफ। तो इस तरह से मार्केट बेस्ड सिस्टम फैला जिसमें प्राइवेटली ओन्ड बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, और वो बिजनेस अपने आप को एक्सपैंड करते हैं डिफरेंट तरह से, और जो कि ग्लोबलाइजेशन का सबब बनता है। ठीक है, अच्छा, इसके मेन जो एलिमेंट्स हैं मार्केट बेस्ड सिस्टम के, कि ये शिफ्ट टुवर्ड मार्केट बेस्ड सिस्टम हैज 4 मेन एलिमेंट्स। फर्स्ट वन है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। पहले तो ये है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस होते हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन हुई है। स्टेट ओन मतलब जो गवर्नमेंट ओन कर रही होती है, जैसे कि लेट्स से हमारे यहाँ पर रेलवे है, ये गवर्नमेंट ओन कर रही है। इससे पहले पीटीसीएल था, वो आपकी गवर्नमेंट ओन कर रही थी, लेकिन पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन हो गई। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन मतलब उस गवर्नमेंट के इदारे को गवर्नमेंट ने लोगों को सेल कर दिया, अब उसको लोग मैनेज करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। सेकंड है डिसमेंबरमेंट ऑफ फॉर्मर स्टेट ओन्ड मोनोपलीज। जो स्टेट ओन्ड मोनोपलीज यानी कि जो चीज ओवरऑल स्टेट ओन कर रही थी, लाइक कम्युनिकेशन स्टेट ओन कर रही थी। लेट्स से पहले ऐसा होता था कि
डिफरेंट कंट्रीज में या यहाँ भी कुछ बहुत मिनिमम जो होती हैं कम्युनिकेशन इंडस्ट्री होती है ओवरऑल गवर्नमेंट ऑन कर रही होती है, उसका गवर्नमेंट का होल्ड होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, जब उसकी डिसमेंबरमेंट होती है तो वो गवर्नमेंट से हटके मुख्तलिफ लोगों के पास चली जाती है, ठीक है। उसके बाद है जी डी रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स। डी रेगुलेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन कम हो जाते हैं, ठीक है। हमने आपने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि जो मार्केट होती है वो बेस्ट तब परफॉर्म करती है जब वो मार्केट फोर्सेस के तहत चल रही होती है, ठीक है। तो डी रेगुलेशन ऑफ मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट की पावर कम हो जाती है और मार्केट जो होती है वो अपने आप परफॉर्म करती है मार्केट फोर्सेस के तहत, ठीक है। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल सिस्टम, एक लीगल सिस्टम की एस्टेब्लिशमेंट जो कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करता है, ठीक। इसमें एक इन्होंने एग्जांपल दी है, in Brazil, the state-owned telecommunication monopoly was privatized. स्टेट ओन जो टेलीकम्युनिकेशन मोनोपोली थी, जो ओवरऑल उसे स्टेट ओन करती थी, वो प्राइवेटाइज हो गई एंड स्प्लिट इनटू 12 सेपरेट कंपनीज, और 12 कंपनीज में वो बेसिकली स्प्लिट हो गई, डिवाइड हो गई। अब जो एक दूसरे से compete कर सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन से क्या होता है, क्वालिटी बेहतर होती है, बिजनेस एक्सपैंड करता है। आप अपनी, जब आपकी क्वालिटी बेहतर होगी, आप दूसरे इलाकों में, दूसरी जगह पे भी मूव कर सकेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली स्प्रेड की रीजन है, जो मार्केट बेस्ड स्प्रेड है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी फॉलिंग बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फॉलिंग बैरियर्स होते हैं जो रुकावटें होती हैं जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के दौरान आती हैं, ठीक है। ये एक जनरल बिलीव है कि इंटरनेशनल जो ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने से सारे के सारी इकोनॉमीज को, ग्लोबल इकोनॉमीज को फायदा होता है, ये उनके हक में होता है, ठीक है। अब पहले तो हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली द सेल ऑफ ए गुड और सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर। जो अक्रॉस बॉर्डर गुड्स एंड सर्विसेज आप सेल करते हैं, परचेज करते हैं, उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि आप यहाँ से आपने परचेजिंग करनी होती है, आप इंटरनेट पे बैठते हैं, ऑनलाइन बैठते हैं किसी वेबसाइट के थ्रू, आप क्या करते हैं, वहां से कुछ चीज़ परचेज कर लेते हैं, इंडिया से, चाइना से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहीं से भी। इस तरह आपकी अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो दूसरे इलाकों में क्रॉस बॉर्डर सेल भी हो जाती हैं, डायरेक्टली भी, इनडायरेक्टली भी, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है इंटरनेशनल ट्रेड। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी बेस्ड इन वन नेशन। एक कंपनी जो एक नेशन में काम कर रही होती है, इन बिजनेस एक्टिविटीज इन अनदर नेशन। एक एक जो कंपनी है, लेट्स से पाकिस्तान में कंपनी है, वो क्या करती है, वो यही इन्वेस्टमेंट फर्दर किसी और मुल्क में भी जाके करती है। यहाँ पे एक सेटअप लगाया हुआ है, वो वहां पर जाके भी अपना एक सेटअप लगा लेती है। तो इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये उस मुल्क के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं डिफरेंट, लेट्स से मोबिलिंक वाले हैं, आपके टेलीनॉर वाले हैं, जोंग वाले हैं। ये क्या है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आए हैं। ये डिफरेंट मुल्कों की कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया, इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें कुछ बैरियर्स होते हैं, जो कि एक होता है टैरिफ, एक होता है कोटा। टैरिफ होता है टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, के टैक्स लगा दिए जाते हैं कि जो भी इम्पोर्ट, जो चीज़ आप इम्पोर्ट करेंगे उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिकली एक बैरियर है जो इंटरनेशनल ट्रेड में रुकावट पैदा कर रहा है। इससे क्या होगा, टैक्स से आप देखेंगे कि यार इस चीज़ में मुझे इतना टैक्स लग रही है, तो चीज़ मुझे महंगी पड़ रही है, ठीक है, यहाँ से भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है। तो आप क्या करेंगे, वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएगी, आप उसकी तरफ मूव नहीं करेंगे, आप उसको परचेज नहीं करेंगे। इस तरह कोटाज होते हैं। कोटाज बेसिकली लिमिट सेट कर दी जाती है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है आप कितनी अमाउंट में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कोटा होता है। तो ये दोनों जो है ये ट्रेड बैरियर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन ट्रेड बैरियर्स को जब आप कम करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, ठीक है। और इसके लिए रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट नेशंस के दरमियान होते हैं। जैसे पाकिस्तान और चाइना आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि यार हम इन चीज़ों की ट्रेड करेंगे जिसमें हम टैक्सेस अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। जिन पे हम कोई कोटा नहीं होगा, किसी भी लिमिट में आप जो है वो अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, यहाँ भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू बैरियर्स को रिमूव किया जाता है।
अच्छा, उसके बाद है जी टम्बलिंग कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इससे क्या होता है कि अच्छा, एक और चीज़ है कि जो आपकी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी इससे कम हो गई। ठीक है, वो कैसे कि जब आपकी क्या कहते हैं, इकोनॉमी आपकी मार्केट बेस्ड हुई, मार्केट बेस्ड जब आपकी इकोनॉमी हुई तो उसमें क्या हुआ कि कंपटीशन आ गया। ठीक है, सेकेंडली आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट कम होगी। कैसे? जब कंपटीशन है, बिजनेस एक्सपैंड करना शुरू हुए तो बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई, पहले से एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब है। पहले ये था कि बहुत कम लोग इंटरनेट यूज करते थे, लेकिन अब बिलियंस में जो लोग हैं वो इंटरनेट के थ्रू इंटरलिंक्ड हैं। तो क्या हुआ, तो कम्युनिकेशन कॉस्ट अभी कम होगी। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। जैसे कि बड़े बड़े जो हैं शिप्स हैं, कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है, जो आपका ये कंटेनर सिस्टम है, इससे क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई। ठीक है, तो ये भी बेसिकली से क्या हुआ, एक बैरियर रिमूव हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि इम्प्लीकेशंस क्या है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से बेसिकली क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन से आपकी इंटरनेशनल ट्रेड तो बढ़ती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, जैसे कि हमने अभी बात की। फर्दर देखते हैं, एक तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होती है। अब ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, सोर्सिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम लोकेशंस around the globe to take advantage of national differences in cost and quality of factor of production। अब ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपकी जो प्रोडक्शन है, जो आप एक चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आप एक जगह पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये आप थ्रू आउट द ग्लोब कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक एक जहाज आप बना रहे हैं, ठीक है, एक जेट बना रहे हैं आप, उसमें क्या है कि उसके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट मुल्कों में प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आप उनसे आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, उनसे मंगवा रहे हैं। आप उसके जो अ, उसके डोर्स कहीं और से मंगवा रहे हैं, उसका सिस्टम कहीं और से, उसका जो इंजन कहीं और से मंगवा रहे हैं, उसकी बॉडी कहीं और से मंगवा रहे हैं, वो पेंटिंग कहीं और, पेंट कहीं और हो रहा है, उसकी असेंबलिंग कहीं और हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, आप देखते हैं जो चीज़ आपके फायदे में जहाँ से मिल रही होती है, जो आपको लेस कॉस्टली हो, आप वहां से उस चीज़ को मंगवा लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, जैसे ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन था, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट क्या होता है, द मर्जिंग ऑफ हिस्टोरिकली डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट नेशनल मार्केट्स इनटू वन ह्यूज ग्लोबल मार्केट प्लेस। मार्केट क्या होती है, एक मार्केट एक स्पेस होती है, एक प्लेस होती है जहाँ पर आप बाइंग सेलिंग करते हैं। तो जब ग्लोबलाइजेशन होती है तो आपके पास एक ज़्यादा बड़ी मार्केट होती है, अवेलेबल होती है, आप वहाँ से परचेजिंग इजीली बेहतर कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर आप सेल कर प्रोडक्ट अपनी सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक बड़ी मार्केट अवेलेबल होती है। लेट्स से आप अगर परचेजिंग करने जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि यार, बजाय कि आप अपने मुल्क में देखें, क्योंकि ग्लोबलाइज मार्केट है, तो आप डिफरेंट कंट्रीज में देख सकते हैं। आप देखते हैं कि मुझे कहाँ से बेहतर क्वालिटी की चीज़ कम कॉस्ट में पड़ रही है, वहाँ से ले लेते हैं। या मार्केट अगर आप लेट्स से सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स अपने सेल कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी मार्केट अवेलेबल होती है। ठीक है, आप डिफरेंट मार्केट्स पे अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। आप देखते हैं कि यार लेट्स से सऊदी अरेबिया में ये प्रोडक्ट जो है ये कॉस्टली है, महंगी है ये चीज़। ठीक है, तो आप अपनी ये प्रोडक्ट जो है ये वहाँ पर भी सेल कर सकते हैं, आपके पास मार्केट बहुत बड़ी अवेलेबल होती है। ठीक है, इससे इससे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन मार्केट से भी आपके जो बिजनेस हैं वो बेसिकली एक्सपैंड करते हैं, ग्लोबलाइजेशन होती है। ठीक है, देन टेक्नोलॉजी एज ए फैसिलिटेटर। तो टेक्नोलॉजी किस तरह से फैसिलिटेट करती है, ये आप लोग देख चुके हैं कि टेक्नोलॉजी लेट्स से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी आ गई, जिसने बेसिकली आपके बैरियर्स को कम किया, आपकी कॉस्ट को कम किया। ठीक है, अब बताते हैं जी कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के कॉन्स्ट्रेंट कौन से हैं? कॉन्स्ट्रेंट मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो ग्लोबलाइजेशन को रोक रही हैं या रोक सकती हैं। फर्स्ट है जी प्रोटेक्शनिस्ट काउंटर ट्रेंड्स। अब ये क्या होते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट काउंटर ट्रेंड्स। काउंटर ट्रेंड मतलब एक ट्रेंड चल रहा है, काउंटर ट्रेंड जो उसके अपोजिट एक ट्रेंड आ जाता है। लेट्स से ट्रेंड ये है कि ग्लोबलाइजेशन, काउंटर ट्रेंड है कि एंटी ग्लोबलाइजेशन, जिसमें आप ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट होते हैं। इसमें ये होता है कि कुछ पॉलिसी मेकर्स, मीडिया, पॉलिटिशियंस, राइटर्स, ये जो होते हैं ये ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट होते हैं। ये जहाँ भी बात करते हैं, जहाँ भी
इन अपना टेक पार्ट करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, ये अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन होते हैं। क्यों? ये कहते हैं जी कि जब आप ग्लोबलाइजेशन करते हैं तो ये बेसिकली हर्डल क्रिएट करता है आपके डोमेस्टिक प्रोडक्शन। कैसे? कि जब आपको चीज़ बाहर के मुल्क से सस्ती मिल रही है तो आप बाहर से मंगवा लेंगे, आपके जो लोग हैं बाहर से मंगवा लेंगे, बजाय कि लोकली प्रोड्यूस चीज़ें परचेज करें। ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपके अपने मुल्क का नुकसान होगा, और क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी फर्दर आपकी जॉब कम हो जाएंगी। तो ये जो काउंटर ट्रेंड्स हैं, जो प्रोटेक्शनिस्ट काउंटर ट्रेंड्स हैं, ये ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट होते हैं। ये कॉन्स्टेंट है बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है? उसके बाद है जी नेशनल डिफरेंसेस इन कंज्यूमर बिहेवियर। अब देखें, डिफरेंट जो नेशंस होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, वहाँ का उनका कंज्यूमर बिहेवियर डिफरेंट होता है। लेट्स से इसमें एग्जांपल दी हुई है कि अमेरिकन ऑटोमोबाइल्स मार्केट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन मार्केट्स। कि अमेरिकन जो गाड़ियों की मार्केट है बेसिकली, वो यूरोप से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? कि अमेरिका में एसयूवीज जो हैं वो पाई जाती हैं, ज़्यादातर पाई जाती हैं। ठीक है? एसयूवीज क्या होता है? स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं। ठीक है? जबकि यूरोप में जो है वो स्मॉल कार्स जो होती हैं मोस्टली यूज होती हैं। उसकी रीज़न क्या हो सकती है? पॉसिबल रीज़न लाइक उसमें गैस प्राइसेस जो हैं वो यूरोप में ज़्यादा हाई हैं। ठीक है? उसके अलावा जो फ्यूल इकोनॉमी को वो लोग इस वजह से जो है वो प्रेफर करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कुछ स्मॉल रोड्स हैं, पार्किंग स्पॉट्स कुछ इस तरह के हैं कि वो बड़ी गाड़ियाँ उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो उनका बिहेवियर बेसिकली डिफरेंट है। ठीक है? तो ये है नेशनल डिफरेंसेस इन कंज्यूमर बिहेवियर। ये भी एक कंस्ट्रेंट है ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है? ये ग्लोबलाइजेशन को रोकता है, एक बैरियर बेसिकली क्रिएट करता है, यू कैन से। उसके बाद है नेशनल डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम। जिस तरह से बिहेवियर डिफरेंसेस हैं, उसी तरह बिजनेस सिस्टम के डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है? कि वहाँ का बिजनेस सिस्टम किस तरह का है, लीगल सिस्टम किस तरह का पाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का पाया जाता है। ठीक है? जैसे कि पाकिस्तान में क्या है कि आपकी मोस्टली जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, मेडिसिन हैं, इनके एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो आपकी टेलीविजन पे नहीं आती। ठीक है? लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अलाउ नहीं है। लेकिन यही मोस्टली कुछ आती हैं, लेट्स से पैनाडोल आती है, वो CAC 1000 कैल्शियम टैबलेट्स से रिलेटेड आती हैं। ठीक है? लेकिन अमेरिका में क्या है कि जो डिफरेंट जो मेडिसिन वाले हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं टेलीविजन पे, वहाँ पर वो अलाउ है, यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो एक बिजनेस जो लेट्स से अमेरिका में डील कर रहा है, एक जो फार्मास्यूटिकल कंपनी अमेरिका में बनी हुई है, अगर वो पाकिस्तान में आती है तो उसे डिफरेंट अप्रोच अपनानी पड़ेगी। ठीक है? वहाँ पर वो ऐड दे देते हैं, यहाँ वो ऐड नहीं दे सकते। तो बेसिकली ये एक कॉन्स्ट्रेंट है ग्लोबलाइजेशन में। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ठीक है? लेट्स से कोका कोला जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन करती है वो ट्रक्स के थ्रू करती है, लेकिन कुछ एरिया में, कुछ जो रूरल एरियाज हैं डिफरेंट कंट्रीज के, वहाँ पे वो बाइक्स के थ्रू, रिक्शास के थ्रू, छोटे जो लोडर होते हैं उनके थ्रू, ठीक है, उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्रिएट करती है। इसी तरह जो इनकम लेवल बेस पे डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है? बिजनेस सिस्टम है ये, इसमें इनकम लेवल बेस हो सकते हैं। अगर एक जगह पर इनकम लेवल लोगों का बेहतर है तो वहाँ पर उस हिसाब से क्वालिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है? जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि यूनिलीवर सेल्स शैम्पू एंड सोप इन द लार्जर बॉटल्स। ठीक है? कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर इनकम लेवल हाई है, तो वहाँ यूनिलीवर जो शैम्पू सोप की बॉटल्स प्रोड्यूस करता है वो लार्जर बॉटल प्रोड्यूस करता है। ठीक है? जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर यही कंपनी जो है वो स्मॉल पैकिंग में, साशे पैक, इस तरह की पैकिंग जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, उसके बाद डिफरेंसेस इन सोशल कल्चर। लोगों का डिफरेंट इलाकों में, लोगों का डिफरेंट कंट्रीज में कल्चर डिफरेंट होता है। ठीक है? उनकी डिफरेंट डिज़ायर्स होती हैं। ठीक है? किसी के लिए कोई चीज़ कोई किसी की कुछ और लाइकिंग होती है, कहीं कुछ और लाइकिंग होती है। ठीक है? लेट्स से अल्कोहल जो है वो, अगर आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, वहाँ पे अल्कोहल जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है? उनका कल्चर है बेसिकली। वही अल्कोहल कंपनी अगर पाकिस्तान में आके काम करना चाहेगी, सऊदीया में काम करना चाहेगी, तो वो उस तरह से काम नहीं कर सकती। इसी तरह हलाल मीट है। अगर लेट्स से मैकडोनल्ड्स वाले, KFC वाले या कोई और ब्रांड
अगर हॉट डॉग्स लेकर पाकिस्तान आ जाएगा तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग हलाल मीट यूज़ करते हैं, हलाल फूड यूज़ करते हैं, तो उसकी प्रोडक्ट सेल ही नहीं होंगी। तो उससे इस कल्चर से डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक ग्लोबलाइजेशन में कॉन्स्ट्रेंट एक क्रिएट कर रहा है। इसी तरह अगर बीफ जो है वो इंडिया में क्या कहते हैं, बीफ बर्गर्स इंडिया में कोई लेकर जाता है, मैकडोनल्ड्स वाले लेकर जाते हैं लेट्स से, और ऐसा हुआ भी था कि वो लेकर गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें बीफ बर्गर जो है वो वहाँ पर बंद करना पड़ा। तो ये बेसिकली कल्चरल डिफरेंसेस हैं जिसकी बेस पे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्स्टेंट क्रिएट कर होता है ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है। उसके बाद है जी बेनिफिट्स ऑफ गोइंग ग्लोबल। जब आप ग्लोबल जाते हैं, ग्लोबलाइज होते हैं, जब आप अपना अपना जो बिजनेस है वो दूसरे मुल्कों तक लेके जाते हैं, क्रॉस बॉर्डर लेके जाते हैं, तो उसके फायदे क्या होते हैं? मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस फर्स्ट कौन से होते हैं? बिजनेस दैट हैज प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन 2 और मोर कंट्रीज। मल्टीनेशनल बिजनेस, मल्टीनेशनल एंटरप्राइज वो बिजनेस होता है, वो एंटरप्राइज होता है जिसमें एक बिजनेस दो या दो से ज्यादा मुल्कों में ऑपरेट कर रहा होता है, वहां पे अपनी लेट से प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर रहा होता है, वहां पे सेल जो होता है अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। ठीक है। तो ये मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस होते हैं। अच्छा, अब इसमें जी अब इनसे जो मैनेजर जो है वो किस तरह से डील करता है। ठीक है। देर आर 4 main reasons why the manager of many enterprises, both large and small, seek to expand their operation across national borders. अब मैनेजर जो हैं, ठीक है, वो क्यों एक्सपेंशन की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, वो उनकी क्यों कोशिश होती है कि हम अपना बिजनेस एक्सपैंड करें, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर लेकर जाएं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस बनाएं। अब वो है जी पहले एक्सपेंडिंग मार्केट में क्या होता है, मैनेजर क्यों चाहता है कि वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड करे? अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगा तो अगर आप पाकिस्तान में वर्किंग कर रहे हैं तो अपनी प्रोडक्ट सिर्फ आप पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको एक्सपैंड करके मजीद मुल्कों में लेकर जाते हैं तो क्या होगा, आपकी मार्केट बढ़ जाएगी, वहाँ पर कस्टमर बढ़ जाएंगे, अब आप यही प्रोडक्ट डिफरेंट लोगों को सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, तो ये ग्लोबलाइजेशन का फायदा हुआ बेसिकली कि मार्केट जो है वो एक्सपैंड कर गई, मार्केट बढ़ गई, कस्टमर बढ़ गया। ठीक है। देन है जी रियलाइजिंग स्केल इकोनॉमीज। अच्छा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो क्या होता है कि आप जितनी लार्जर क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं आपको पर यूनिट कॉस्ट कम आने लग जाती है उससे। अब जब आपकी कस्टमर बेस बढ़ जाएगी, जब आपकी मार्केट्स बढ़ जाएंगी, तो क्या होगा, आप ज़्यादा मकदार में चीज़ें प्रोड्यूस करते सकते हैं। जब आप ज़्यादा मकदार में चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेंगे। यानी कि अब आपको जो चीज़ पहले लेट से आपको 80 रुपीज़ में पड़ रही थी, जब आपने इसकी लार्जर क्वांटिटी प्रोड्यूस करना शुरू की, क्योंकि अब आपके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा, मार्केट बहुत बढ़ गया, तो वही 80 से कम होते हुए लेट से वो 50-55 पे आ गया। अब आपको उसकी कॉस्ट कम पड़ने लगी। तो जो है आपने क्या किया, आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर लेते हैं इसकी बेस पे, ग्लोबलाइजेशन की बेस पे। उसके बाद है जी लोकेशन इकोनॉमीज क्या होती हैं कि आप वहाँ पर अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं जहाँ पर आपको आप देखते हैं कि आपकी फंक्शन जो है वो ऑप्टिमली परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमल है, आपको लेबर सस्ती पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती पड़ रही है, टैक्सेस सस्ते पड़ रहे हैं। लेट्स से अगर आप देखते हैं कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो आप किसी ऐसे मुल्क में मूव कर जाएंगे जहाँ पर लेबर सस्ती है। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि यार आपकी जो अ, आपका जो बिजनेस है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, आपकी मशीनरी की बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी है, तो आप ऐसी जगह पर कोशिश करेंगे मूव करने की जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो बहुत कम है। ठीक है। इस तरह टैक्सेस, रूल्स एंड रेगुलेशन की बेस पे भी आप डिफरेंट लोकेशंस पे मूव करते हैं, उन इकोनॉमी से फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। ये डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है इधर। अच्छा, अभी तक हम इधर तक रखेंगे इस टॉपिक को, बाकी हम आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ग्लोबल लर्निंग से, नेक्स्ट टॉपिक से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखें, इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ें, कुछ समझ नहीं आती तो डिस्कशन सेशन में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।